So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Crack Neat. I hope you're all revising everything and doing good. So today we'll be discussing NEET 2018 biology paper. Right. So bio part we'll be discussing, that is 90 questions. There will be 2 to 3 parts, 45 each question we'll be discussing. Right. I'll be telling you the reason behind the answers. Okay, so let's start the discussion now. So let's start. First of all, we'll be seeing the first question. This paper is of 2018. Please mind it, it's of 2018. Okay, so let's see the first question. The first question says कि oxygen is not produced during photosynthesis by. Oxygen जो है वो photosynthesis में कौन produce नहीं करता. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नहीं करता, क्योंकि सब लोग देख के आ जाएंगे कि कौन करता है. सो नॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो ऑप्शंस हैं सिस्टैक, साइकैस, नॉस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कारा. सो आंसर विल बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. एंड वाई द आंसर इज सो, लेट्स सी नाउ. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है हमें पता है ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है. ठीक है. सो एनएरोबिक बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता फोटोसिंथेसिस में. ठीक है. इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ये वाटर यूज़ नहीं करते हैं एज अ सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर. ठीक है. ओके. सो नाउ और जो बाकी हमारे ऑप्शंस है वो क्यों नहीं है, तो देखो साइकैस जो है वो एक जिम्नोस्पर्म है, नॉस्टॉक जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और कारा जो है वो एक ग्रीन एल्गी है. तो ये तीनों के तीनों जो है ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग photosynthesis except the other ones, right? Okay, so now let's see the 92 question. 92 question says कि double fertilization is, यानी कि double fertilization क्या होती है. This is the question from chapter number 2 of bio, right? This is a question from chapter number 2 of bio class 12. So the question is, what is double fertilization? So double fertilization जो होती है वो होती है फ्यूजन दो मेल गैमेट्स की. ठीक है. विद द फ्यूजन विद टू फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द डिफरेंट सेल्स. ठीक है. सो इसके अंदर दो प्रोसेसेस होती हैं, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन. सिंगैमी होती है एग न्यूक्लियस का मेल गैमेट के साथ फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन होती है सेकेंड मेल गैमेट का सेंट्रल सेल के साथ फ्यूजन. ठीक है. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस नाउ. ऑप्शन कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विद वन एग, नो. Fusion of one male gamete with two polar nuclei, no, because there is fusion of two male gametes, right? Then fusion of two male gamete of polarity with two different eggs, no. It is what syngamy and triple fusion. क्योंकि अभी मैंने बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर there are two processes, that is syngamy and the triple fusion, right? So this is the question from chapter number 2. You should all know this. It's direct NCERT question. Okay. Let us see the third question now. So the third question says, which one of the following plants shows a very close relationship with the species of a moth where none of two can compete in the life cycle with other? Okay, so question कह रहे हैं कि moth के साथ कौन सा होता है. So moth जब भी आ जाए आपने याद रखना है, it is yucca. यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. इस ट्रिक को याद रख लो, जहाँ भी मौत आ जाए वहाँ यूका. बाकी आई विल टेलिंग यू द रीज़न. सो यूका जो है वो डेवलप हुआ है विद द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अलॉन्ग विद प्रोनुबा यूकोलेसा, दैट इज़ मौत. सो यूका और मौत जो है दे आर इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है. मौत जो है वो अपनी साइकिल यूका के बिना कंप्लीट नहीं कर सकता. ठीक है. और सिमिलरली यूका जो है उसका कोई और पॉलिनेटर नहीं है. ओके. तो अब इसमें जो हाइड्रिला ऑप्शन, हाइड्रिला क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि हाइड्रिला एक हाइड्रोफाइलस प्लांट है, और जबकि वायोला जो है वायोला एक एंटामोफिलस प्लांट है, और जो बनाना है वो यूजुअली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है. इसलिए इन तीनों इसलिए इसको पॉलिनेशन तो चाहिए ही नहीं. ठीक है. सो द आंसर विल बी यूका. ओके. सो वी हैव डिस्कस 3 क्वेश्चंस. लेट्स मूव ऑन टू द 4th क्वेश्चन. 94th क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्ट NCERT से बिल्कुल, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature of, जिसने वीडियो देखी होगी मेरी बायो की पार्ट 4 डे 4 की, उसमें मैंने डायरेक्ट ये लाइन लिखवाई और मैंने कहा था मार्क इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ -196 डिग्री सेल्सियस. दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन वेर यू कैन ईजिली स्कोर 4 marks. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट is responsible for maintaining turgor in cell? Turgor is turgidity, right? So इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द टर्जिडिटी. सो ऑप्शन है पोटाशियम,
सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। देखो सो ऑप्शन में इसका आंसर होगा पोटाशियम, क्योंकि ये रेगुलेट करता है प्रोटोन पम्प इन्वॉल्विंग द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटाशियम ही आएगा क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप होता है, विच विल बी स्टडिंग फर्दर, या थोड़ा सा अब कंसेप्ट भी आ चुके हैं, ठीक है। और बाकी क्यों नहीं है, देखो सोडियम जो है हमारा बी ऑप्शन, वो इट इज़ इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, और ये एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, जबकि क्वेश्चन में पूछा एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट पिगमेंट है, ठीक है। और कैल्शियम जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए आंसर इसका होएगा पोटाशियम, ठीक है। ओके, सोडियम क्यों नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दी, क्योंकि वो एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD+ इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। NAD+ का रोल क्या है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ ATP सिंथेसिस, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट फंक्शंस एज एन एंजाइम, इट इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सो NCERT के हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं वो आयरन एब्जॉर्ब करते हैं फेरिक आयन्स की फॉर्म में, यानी कि Fe3+ फॉर्म में, जबकि जो एसिडिक सॉइल में प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं Fe2+ और Fe3+ दोनों फॉर्म्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, जो कि इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में, ठीक है। इसको रिवर्सिबली भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, सो इसीलिए ये बहुत ही एसेंशियल इवेंट है। सो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन कैरियर वाला, ठीक है। सो इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, सो बेसिकली NAD का काम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो NAD, या वी कैन ऑल्सो से कि जो NAD होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वर्ड कहाँ से दिमाग में आ जाना चाहिए, NAD से, क्योंकि NAD क्या है, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि कौन सा जो फॉर्म है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले बोला है कि प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं आयरन को Fe3+ आयरन में, यानी कि फेरिक आयन्स की फॉर्म में, ठीक है। सो ये बिल्कुल डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, अब ऑप्शन में बोथ फेरिक और फेरस भी दे रखे हैं। ये कब होएगा, ये तब होएगा जब एसिडिक सॉइल होएगी, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी फेरिक, नॉट बोथ फेरिक एंड फेरस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ DNA फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। कह रहे कौन सा इसमें से यूज़ करते हैं एक वेक्टर की तरह, किस काम में, DNA फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने में इन द ह्यूमन लिम्फोसाइट, लैम्डाफेज, टाइल प्लाज्मिड, रीट्रोवायरस और PBR32। देखो जनरली वी यूज़ अ रीट्रोवायरस एज अ वेक्टर, क्यों, क्योंकि जब हम एक फॉर इंट्रोड्यूसिंग द DNA फ्रेगमेंट, इनको यूज़ किया जाता है जीन थेरेपी के दौरान किसी भी डिज़ायर्ड जीन को उसकी जगह रिप्लेस करने से, जैसे कि SCID, जो कि कॉज होते हैं ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज, दैट इज़ ADA एंजाइम, ठीक है। तो जीन थेरेपी अगेंस्ट होती है इसके, तो लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेशेंट के बोन मैरो में से, फिर इसको ग्रो किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, तो एक फंक्शनल ADA cDNA को यूज़ किया जाता है एज अ रीट्रोवायरल वेक्टर, ठीक है। सो इसका आंसर होएगा रीट्रोवायरस वेक्टर। अब बात आती है कि बाकी तीन क्यों नहीं होंगे, तो जो लैम्डा फेज है वो अलाउ करता है DNA फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग अप टू 23 kb लेंथ, ठीक है। जो TI प्लाज्मिड है वो यूजुअली यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए, और PBR322 जो है वो एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जो कि बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है, सो इसीलिए इसका आंसर आएगा रीट्रोवायरस। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 98th क्वेश्चन सेज कि यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज and organizations without authorization from the concerned country and its people is known as, डायरेक्ट लाइन है NCERT में, बायोपायरेसी। इसीलिए तो कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन दे रखी है, ठीक है। लेट्स कम टू द 100th क्वेश्चन। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज़ इज़, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट लाइन दे रखी है NCERT के अंदर, राइट। सो इसका आंसर भी है GEAC, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, बिल्कुल डायरेक्ट NCERT से लाइन है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि PCR के अंदर करेक्ट ऑर्डर क्या है स्टेप्स का।
ये बिल्कुल इसका आप सीक्वेंस याद कर सकते हो किस फॉर्म में, DAE, DAE, ठीक है। ये तो बात रही ट्रिक, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होता है, देखो डीनेचुरेशन यानी कि सबसे पहले उसको करेंगे डीनेचर करेंगे, फिर उसकी अनीलिंग करेंगे, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। PCR के अंदर देर आर 3 बेसिक स्टेप्स, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन के अंदर DNA को हीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनीलिंग के अंदर इन दोनों को सिंगल स्ट्रैंडेड पे अनील किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस कैरी आउट होती है एट द टेम्परेचर फ्रॉम 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। एंड द फाइनल स्टेप जो होता है दैट इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर इसको एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। यू कैन वेरी वेल सी द फिगर गिवन इन द बुक, दिस इज चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम बायो क्लास 12th, ओके। So the correct answer for this question is the R option number D, that is DAE, denaturation, annealing and extension, right? Okay, now let's come on to 102nd question. It says कि correct match बताओ किसका है, TH Morgan transduction, F2 recessive parent dihybrid cross, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, G Mendel ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना। देखो TH मॉर्गन जो है उसको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने काम किया था लिंकेज पे, क्रॉसिंग ओवर पे और लिंकेज मैप्स पे। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। उसके बाद एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 अलीलिक पेयर यूज़ किए जाते हैं, तो F2 इंटू रिसेसिव पेरेंट वाला डाई हाइब्रिड क्रॉस भी गलत। फिर जो मेंडल था उनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, अगेन उन्होंने दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऑप्शन भी गलत। सो ऑप्शन क्या बचा, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, एंड दिस इज़ दी ओनली करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि राइबोजाइम्स जो है वो RNA मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, दैट इज़ वो कैपेबल होते हैं ऑफ कैटालाइजिंग बोथ सुपर स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज़ राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, राइट। Okay, now let us see the 103 question. It says a new variety of rice was patented by a foreign company though such varieties have been present in India for a long time. This is related to, ये बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है NCERT से, it is बासमती। बाकी ऑप्शंस का क्या है, लेट्स सी। देखो जो लरमा रजाओ और शरबती सोनोरा है, दीज आर हाई यील्डिंग वराइटीज़ ऑफ वीट। इन्होंने पूछा राइस। और जो CO667 है ये वैरायटी है सोयाबीन की। सो इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल NCERT से लाइन है ये, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ओके, सो सी वाला जो ऑप्शन है गलत मैच है, ऐसा क्यों, लेट अस सी। देखो सबसे पहले एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ ग्रास हॉपर, ठीक है। सो ग्रास हॉपर के अंदर सबको पता होनी चाहिए कि कौन सी होती है, इट इज़ नॉट द एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। ओके, और फिर जो बी ऑप्शन है ABO ब्लड ग्रुपिंग, ये भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। फिर जो TH मॉर्गन है उन्होंने लिंकेज नहीं लिंकेज दी थी, ये सॉरी जो देखो सबसे पहले एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज़ इन द ग्रास हॉपर, बिल्कुल ठीक बात है, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कोडोमिनेंस, बिल्कुल ABO ब्लड ग्रुपिंग है। थर्ड स्टार सिंथेसिस इन P मल्टीपल एलील्स नहीं है ये। और TH मॉर्गन सर ने लिंकेज दी थी, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, तो ABD करेक्ट है। तो इसमें आंसर क्या हुआ, इट इज़ सी, क्योंकि उन्होंने पूछा है रॉन्गली मैच, तो रॉन्ग वाला बताना है ना कि राइट वाला, ठीक है। ओके, देन लेट अस सी द 105th क्वेश्चन। 105th क्वेश्चन सेज कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ इन सब में से, ठीक है। सो लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है स्प्लाइसोसोम्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है पुनेट स्क्वायर वॉज डेवलप बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। इट्स कम्प्लीटली करेक्ट, क्योंकि पुनेट स्क्वायर क्या है कि एक चेक बोर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं रिजल्ट शो करने के लिए व्हेन वी डू द क्रॉसिंग ऑफ बिटवीन द 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट नहीं किया था, इट वॉज सर रेगनाल्ड पुनेट, ठीक है। ओके, देन जो हमारा थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ फ्रैंक, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल गया हमें, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। ओके, सो हमें यहीं पे करेक्ट ऑप्शन दिख गया, तो देयर इज़ नो नीड टू रीड। बाकी आप देख भी सकते हो कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन दे रखे कि फ्रैंकलिन क्वांटम लिंकेज नहीं, TH मॉर्गन सर ने दी थी। और ट्रांसडक्शन जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एस एल्टमैन, नहीं। ट्रांसडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, वो डिस्कवर किया था सर जिंडर ने, ठीक है। सो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू 106 क्वेश्चन।
द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वॉज फर्स्ट शोन इन यानी कि जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का DNA में, वो किस पे शो हुआ था? तो वो शो हुआ था ई कोलाई बैक्टीरिया पे। ये बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रही हूँ डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यू कैन सी। तो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम हेयर। मेरा ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का मेन मोटिव क्या है? टू शो यू कि एनसीईआरटी इज़ हाउ मच इम्पोर्टेंट। यू कैन वेरी वेल रिलेट द लाइन्स, ठीक है। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर वंस ओनली इन देयर लाइफ टाइम। ये बिल्कुल जिस बच्चे ने मेरी बायो की अभी तक मैंने 4 ही डेज़ की वीडियो डाली है, ठीक है, उसी में से 2 क्वेश्चन तो हमारे आ चुके हैं, ठीक है। सो बिल्कुल मतलब आप देख लो कि 8 मार्क्स तो हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर आप वो नोट्स भी ढंग से बना के उनको बार बार रिवाइज करो, यू कैन ईजिली स्कोर 340 प्लस आउट ऑफ 360 इन द बायो, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? कौन सा जस्ट वंस फ्लावर करता है? तो इट इज़ द बैम्बू स्पीशीज़। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने अपने नोट्स में लिखवा रखे। बिल्कुल 4 डेज़ की ही वीडियो डाली, उसी में से 2 क्वेश्चन तो कवर हो गए, यानी कि 8 मार्क्स वसूले हमारे। अगर हम 2018 में पेपर देते और 2020 तो फुल ऑन एनसीईआरटी था, ठीक है। सो एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 108 की ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ये भी मैं कह रही हूँ मैंने बिल्कुल डायरेक्ट लिखवाया, यू कैन सी माई वीडियो। 4 डेज़ की मैंने वीडियोस डाली है, उसी मैंने बिल्कुल डायरेक्ट लिखवाया है फ्लो चार्ट की फॉर्म में कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। क्योंकि जो देखो मियोटिक वाली है वो सिर्फ जर्म सेल्स में होती है, पार्थिनोकार्पी है सीडलेस फ्रूट की, पार्थिनोजेनेसिस है एग की डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मैंने बिल्कुल मतलब 12 नंबर हमारे वसूल हो गए 4 डेज़ की वीडियोस में, और क्या चाहिए। और अभी 20 डेज़ की मैं डालूंगी जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यू कैन थिंक कि 340 प्लस तो आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एनसीईआरटी। बिल्कुल नोट्स बना लो वीडियो देख के, आई बेट कि कोई नहीं रोक सकता तुम्हें 360 में से 340 प्लस लाने के लिए, ठीक है। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है? ओके सो द क्वेश्चन इज मैथ्यू मैसेल्सन एंड एफ स्टैल गेव द पाइसम सेटाइवम। नो, पाइसम सेटाइवम क्या है? एक प्लांट की स्पीशीज़ का नाम दे रखा है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। ओके देन द क्वेश्चन सेज एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज गेव TMF। नो, दे यूज द T2 बैक्टीरियोफेज टू गिव यूज द T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। क्यों यूज़ किया था? टू इन्फेक्ट द ई कोलाई। ओके और जो मैथ्यू मैसेल्सन और एफ स्टैल इन्होंने डिस्कवर किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन तो गलत। उसके बाद एलेक्स जेफरेज ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नहीं, इन्होंने इन्वेंट की थी DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली यही आएगा, फ्रैंकलिन जॉबियर जॉक्सम मॉर्ड ने डिस्कवर किया था लैकोप्रिन। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी, मतलब एनसीईआरटी जिसने पढ़ ली वो तो टॉप है बायो में तो, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड इन द प्रिजर्विंग पॉलन्स एज द फॉसिल्स। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब यू कैन सी 4 दिन की वीडियो में चौथा क्वेश्चन आ गया हमारा, 16 मार्क्स हो गए। मैंने बिल्कुल लाइन डायरेक्ट लिखवाई है कि किसको हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व द पॉलन एज द फॉसिल्स। आप अच्छे से वीडियो देखना, बिल्कुल नोट्स बना लो, बहुत काम आने वाले हैं। स्पोरोपोलिन बिल्कुल ये एलिमेंट है एंजाइम, इसके खिलाफ आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं जो इसको मात दे सके। मतलब 3 ऑप्शन देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं कह रही हूँ। मतलब डायरेक्ट 16 मार्क्स तुम्हारे कवर हो गए हैं, ऐसे ही कुछ है ही नहीं मतलब इसमें, ठीक है। बिल्कुल बायो तो ईजी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 90 से लेके 120 क्वेश्चन तक, यानी कि 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाऊंगी आगे की, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 111 क्वेश्चन से, जितना हमारे को मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 4-5 वीडियोस मैं बना दूंगी, इस पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिस बच्चे को जो भी डाउट है फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कीप लाइकिंग द वीडियोज़, और पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो मैंने जस्ट ये वीडियो इसलिए शूट की है टू शो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनसीईआरटी बुक। अभी तो मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगी, यू विल अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी से ऊपर कुछ है ही नहीं, बस उसी को बार बार रीड करना और नोट्स बना लो मेरी वीडियोस देख के, मतलब आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ओके सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।